हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और चैप्टर चल रहा है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का, जिसमें हमने लास्ट रिवीजन सेशन में ऑडिट रिस्क एसए 315 एंड एसए 320 को रिवाइज किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक भी एसए 315 ही कवर करता है, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग का ऑडिटर को एज सच क्या बेनिफिट मिलेगा, इंटरनल कंट्रोल के क्या कंपोनेंट है, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग कैसे होगी, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के लिए ऑडिटर किस किस एक्टिविटीज को कवर अप करेगा या परफॉर्म करेगा, इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल एलिमेंट्स, ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। तो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक हमें कवर करना है। दो पार्ट में हम इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर सकते हैं। इसका पार्ट वन आएगा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से कि मैनेजमेंट के लिए इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब है, इंटरनल कंट्रोल किन एरियाज में एक्सरसाइज किया जाएगा, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। देयर आफ्टर फिर हम इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को कैसे इवैल्यूएट करेगा, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जाएंगी एंड वेरियस एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक इंटरनल कंट्रोल। जैसे हमने कल लास्ट सेशन में पढ़ा था एसए 315, क्या नाम है इसका, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग risk of material misstatement through understanding of the entity and its environment। तो जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट की एक्टिविटी को कर रहा है तो उस टाइम पर ऑडिटर आपको एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो अब इंटरनल कंट्रोल है क्या? इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की बनाई हुई वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जिसे मैनेजमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, मेंटेन किया है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बिजनेस के रेफरेंस में हम देखें तो मैनेजमेंट का, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बनाई जाएंगी वो रिलायबल हो। बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एक्टिविटीज जो रन हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। असेट्स, they need to be safeguarded from unauthorized use, from disposition and compliance with the applicable law and regulation। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए, असेट्स को अनऑथोराइज्ड यूज से सेफगार्ड करने के लिए एंड लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने डिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे एंड मेंटेन करे, उन प्रोसेसेस को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को क्या नाम देंगे? इंटरनल कंट्रोल का। तो एसए 315 defines the term internal control as the process that is designed, implemented and maintained by management, TCWG and other so as to provide reasonable assurance about achievement of entity objective with respect to
reliability of financial report, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets, compliance of applicable law and regulation। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन किए जाएंगे बाय द मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? इंटरनल कंट्रोल्स का। तो ना इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीनिंग तो हमने पढ़ लिया। इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है किस रेफरेंस से? जो भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट होंगी, दे नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। जनरल ऑथराइजेशन में बी देयर, स्पेशल ऑथराइजेशन में बी देयर। All transactions that are carried out are recorded promptly in correct amount, in appropriate account, in correct accounting period to which this transaction is related to. Assets are safeguarded from unauthorized access, use or disposition. Recorded assets are compared with existing assets at the reasonable interval, and in case any discrepancy is noticed, take appropriate action। तो ये एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जनरल क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ट्रांजैक्शंस आर बीन एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट ऑथराइजेशंस। All transactions, they are promptly recorded at proper amount in appropriate account in the accounting period to which it relates to। तो prompt recording, safeguarding of assets from unauthorized access, use or disposition, comparison of the recorded assets with the existing assets at the reasonable interval, and take appropriate action in case any discrepancy is been noticed। तो ये हो गए इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव। नाउ अब हमने इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव तो पढ़े, लेकिन अब जो ये इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशन है। क्या आप ये कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल इतना 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 अच्छा है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है? नहीं कह सकते। जितना मर्जी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल हो, देयर ऑलवेज रिमेन सम लिमिटेशंस। सो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को अगेन एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। जैसे ऑडिट में ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की गुंजाइश नहीं है, तो उसी तरह से इंटरनल कंट्रोल भी मैनेजमेंट को एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव। 100% एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता। इंटरनल कंट्रोल, no matter how effective, can provide an entity with only the reasonable assurance as to the achievement of financial reporting objective। Human judgments in decision making, there are lot of decisions which are being taken by the human beings, और डिसीजन क्योंकि ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं, दे कैन बी फॉल्टी, एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर इंटरनल कंट्रोल में ब्रेक डाउन पॉसिबल है। रियलिटी इज दैट ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी एंड breakdowns in the internal control can occur because of human error। नंबर 3, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। इंटरनल कंट्रोल को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में, जिस एरिया में आपने इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट किए, क्या उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले पर्सन
उन इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स को समझ पा रहे हैं, किस पर्पस के साथ इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन किया गया था। तो यदि पर्पस, objective of internal control is not clear to the person engaged in that particular area or department, internal control cannot give the effective results. Operation of control may not be effective if the information that is produced for the purposes of internal control is not effectively used. Cohesion among the employees. आपने कंट्रोल्स बड़े अच्छे इंप्लीमेंट करे, बट देयर ऑलवेज रिमेन्स अ चांसेस ऑफ ह्यूमन फॉलेबिलिटी. देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट 2 or more person may engage in fraudulent activities. So collusion is possible. Controls can be circumvented by the collusion of 2 or more people or inappropriate management override of control. मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही है, उसको बाईपास कर रही है, साइड लाइन कर रही है. जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल, ये मैनेजमेंट की जजमेंट है टू चूज कौन से कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना है, किस नेचर के कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना है, टू व्हाट एक्सटेंट रिस्क आर टू बी मैनेज्ड विद द कंट्रोल्स. ये सब मैनेजमेंट की डिसीजंस हैं. और मैनेजमेंट जिस एरिया में कंट्रोल करना चाहेगी वहां इफेक्टिव कंट्रोल्स एक्सरसाइज करेगी, जहां नहीं करना चाहेगी वहां या तो कंट्रोल एक्सरसाइज ही नहीं किए जाएंगे या वीक कंट्रोल्स एक्सरसाइज किए जाएंगे. सो इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल, management makes a judgment on nature and extent of control it chooses to implement, and nature and extent of risk it chooses to assume. और मैनेजमेंट की जजमेंट में बी बाइस्ड. लिमिटेशंस इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज. स्मॉल एंटिटीज के अंदर बिकॉज the controls are being exercised generally by 1 or 2 person who are also engaged in day to day activities, so controls को circumvent करना, sideline करना, bypass करना comparatively आसान होता है. Smaller entities have few employees only, due to which segregation of duties is not practical. An owner manager may be more able to override the control as system of internal control is less structured. So इंटरनल कंट्रोल की क्या क्या लिमिटेशन है? 6 पॉइंट यहां पर कवर है. लर्न एनी 3 to 4. पहला पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस अवेलेबल करा सकता है एज टू द अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव. ह्यूमन जजमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग. इट इज ए रियलिटी दैट decisions taken by the human beings can be faulty, and breakdown of internal controls can occur because of human error. Lack of understanding the purpose, chances of collusion among 2 or more employees, or inappropriate management override of controls. Judgments by the management as to the nature and extent of the control it chooses to implement, nature and extent of the risk it chooses to manage or assume. ये सब मैनेजमेंट की जजमेंट पर डिपेंड करता है. लिमिटेशन in case of small entities, segregation of duties is generally not effective as compared to the large size entities. तो हमने जो चीजें पढ़ी अभी, एक कवर किया मीनिंग, दूसरा कवर किया इसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमने कवर किया इसकी लिमिटेशंस को. व्हाट इज द मीनिंग? Those process, policies or procedures that are designed, implemented and managed by management, TCWG or other so as to achieve the entity objective as to
reliability of financial reporting, safeguarding of assets, compliance of law and regulation, efficiency and effectiveness of business operation. Objectives: transactions are executed in accordance with the management authorization. Prompt recording at appropriate amount in correct accounting period to which the transactions is related to. Safeguarding of assets from unauthorized access, use or disposition, and recorded assets to be compared with the existing assets at the reasonable interval and taking appropriate action for any discrepancies noticed. Limitations: internal control can provide only the reasonable assurance. Human judgments in decision makings, and that can be faulty. Lack of understanding of the purpose for which the internal controls are being designed, implemented. Collusion among the employees. Judgments by the management. And limitations in case of small entities. तो ये जो हमारा टॉपिक था, दैट इज अबाउट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो ऑडिटर जो है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू वो अंडरस्टैंडिंग लेता है अबाउट द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, सो एज टू identify whether risk of material misstatement exists, so as to assess what is the risk of material misstatement. तो इस पर्पस के लिए आपको इंटरनल कंट्रोल की जानकारी लेनी है. तो इंटरनल कंट्रोल की जानकारी तभी मिलेगी जब मुझे इंटरनल कंट्रोल का मतलब पता होगा, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस पता होगी. तो जब मैं इस इंटरनल कंट्रोल की सारी अंडरस्टैंडिंग लूंगा, तो इसके थ्रू आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. और जब मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा और असेस कर पाऊंगा, तो इसके बेसिस पर जो मेरे आगे के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिजाइन कर पाऊंगा. कहां कहां पर मिस स्टेटमेंट आ सकती हैं, मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. तो एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर को असिस्ट करता है इन आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, identifying the factors that affect risk of material misstatement, and designing nature, timing, extent of further audit procedures. 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. List the benefits of obtaining understanding of internal control to the auditor. तो ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. Number 1, auditor will be able to identify the types of potential misstatement that may occur in the financial statement. Auditor will be able to identify the factors that affect the risk of material misstatement. Auditor will be able to appropriately design the nature, timing and extent of further audit procedures. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं एज पर SA 315. नंबर 1 कंट्रोल एनवायरनमेंट, नंबर 2 एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन या बिजनेस प्रोसेसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड लास्ट वन इज monitoring activities या monitoring of controls. So there are 5 components of internal control. इन्हीं 5 कंपोनेंट को अब हमें रिवाइज करना है. पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट.
कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गवर्नेंस, अपनी मैनेजरियल स्ट्रक्चर, उनका मैनेजमेंट का और गवर्निंग बॉडी का एटीट्यूड, वर्किंग स्टाइल, अवेयरनेस। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है काम करने का, मैनेजमेंट कितना एथिकली काम कर रही है और कितना एथिकली काम करवाना चाहती है, उनका एटीट्यूड, उनकी गवर्नेंस, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, उनके वेरियस एक्शंस, ये एक एंटिटी के कंट्रोल एनवायरनमेंट को सेट करते हैं। और जो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की टोन को सेट कर देता है और गवर्न करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट एंटिटी। तो हम किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हमारी मैनेजमेंट की थॉट क्या है, तो वो चीज एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के दायरे के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर कवर होता है। तो यदि एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अफेक्टिव है, वहां पर आप कह सकते हैं एक सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है। तो सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रही है, अपनी डिसीजंस एप्रोप्रिएट ले रही है, जो गवर्निंग बॉडी है वो गवर्निंग स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर रही है, गवर्निंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएटली डिजाइन की गई है, मैनेजमेंट हैज ए कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपिटेंसी, टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। तो ये सब चीजें हमारे पहले एलिमेंट के अंदर कवर होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग्स, उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की टोन को सेट करता है और इन्फ्लुएंस करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सन्स को। obtain an अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ऑडिटर आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंट्रोल एनवायरनमेंट की एंड इवेलुएट whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior, and strength in control environment elements collectively provide appropriate foundation for other components of internal control। तो एज ए ऑडिटर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल एनवायरनमेंट की जानकारी लेनी है, जिसके बेसिस पर आई हैव टू डिसाइड क्या मैनेजमेंट ने एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर क्रिएट किया है, क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स उतने इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग हैं कि वो बाकी एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को एक फाउंडेशन दे सके। क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट सबसे प्राइमरी फैक्टर है इंटरनल कंट्रोल का। कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स गवर्नेंस एंड मैनेजरियल फंक्शंस, एटीट्यूड्स, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग एंड मैनेजरियल पॉलिसीज आती हैं and also includes the attitude, awareness, actions of management and TCWG. It set tone of an organization which influence the control consciousness of the people working in that entity. कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज among the person working in the organization, commitment to competency, participation of governing body in framing the policies, management philosophy and operating style, organizational structure and hierarchy, assignment of authority and responsibility, HR policies and the practices। तो ये एलिमेंट्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल एनवायरनमेंट को हाईलाइट करते हैं। And control environment, it set the tone of the organization and influence the consciousness of the
पर्सन वर्किंग इन द एंटिटी। नाउ अब इस पर एक छोटा सा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एनवायरनमेंट आपने एनालाइज किया एंड यू फाइंड दैट मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, दे आर वेरी मच इफेक्टिव वन, सो दैट they are providing a foundation for the other component of internal control. Does it mean कि एक सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट का एग्जिस्ट करना एक एब्सोल्यूट डेटरेंट है फ्रॉड का, कि अब फ्रॉड हो ही नहीं सकता? नहीं, हर एक चीज की कुछ ना कुछ कमियां होती है, एब्सोल्यूट डेटरेंट नहीं होगा। एक सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ एब्सोल्यूट डेटरेंट टू एन फ्रॉड, दो it highlights that control is being effective in the organization. Chances of fraud and error are very few, but still chances are there. Still chances are there because of limitations of internal control. So what is the impact of satisfactory control environment? Existence of satisfactory control environment work as a positive factor when auditor assess the risk of material misstatement. But keep in mind that a satisfactory control environment is not an absolute deterrent to the fraud. डेफिशिएंसी हो सकती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और कंट्रोल एनवायरनमेंट की डेफिशिएंसी में undermine the effectiveness of the control, particularly in a relation to the fraud. So control environment, it does not in itself prevent, detect and correct the material misstatement. However, it may influence auditors evaluation of effectiveness of other control and hence auditor assessment of risk of material misstatement. So यदि आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट को इवेलुएट किया, आपने इंश्योर किया क्या मैनेजमेंट ने एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर क्रिएट कर रखा है, क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट्स के एलिमेंट्स दे आर स्ट्रेंथन्ड एनफ सो एज टू प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बट स्टिल तो आप दो चीजों पर चल रहे हैं। एक सेटिस्फैक्ट्री मींस सब कुछ है, मैनेजमेंट ने एथिकल कल्चर, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर क्रिएट कर रखा है, तो इससे आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस कर सकते हैं, ये एक लोअर लेवल के ऊपर होगा। बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यदि कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री तो it affects the auditor assessment of risk of material misstatement. So existence of a satisfactory control environment, it work as a positive factor. यदि सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो ये रिस्क असेसमेंट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर का काम कर रहा है, बट satisfactory control environment is not an absolute deterrent to the fraud. Deficiency हो सकती है in the control environment and deficiency may undermine the effectiveness of the control, particularly in a relation to fraud. Control environment does not prevent, detect and correct material misstatement, but it affects the auditor evaluation of effectiveness of other control and hence auditor's assessment of risk of material misstatement. तो ये हमारा पहला कंपोनेंट था इंटरनल कंट्रोल का, दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट के ऊपर। हमारा दूसरा कंपोनेंट है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। आपको ध्यान होगा कल हमने ऑडिटर का भी एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पढ़ा था। ऑडिटर का अपना जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो क्या है?
ऑडिटर अपना रिस्क आइडेंटिफाई करता है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द रेलिवेंट कंट्रोल। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिस्क, ऑडिटर assess that identified risk and evaluate whether such risks are more related or more pervasive to the financial statement and potentially affect many assertion. Relate that identify risk to what can go wrong at the assertion level and likelihood of misstatement. तो इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का इंटरनल कंट्रोल असेस करती होंगी? एंटिटी भी तो ये काम करेगी, और एंटिटी तो अपने पूरे बिजनेस के रिस्क को देखेगी। एंटिटी के रिस्क क्या है? नई टेक्नोलॉजी आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, मार्केट में नया कंपटीशन आ गया, प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस आ गया। एक एंटिटी, क्या आप अपने बिजनेस के रिस्क को असेस करते हैं? ये भी तो आपका ही काम है, आपको इन रिस्क को मिटिगेट करना पड़ेगा। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, क्या एंटिटी का, मैनेजमेंट का, गवर्निंग बॉडी का अपना एक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क, एस्टिमेट सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, assess likelihood of their occurrence, actions to address those risks. Business risk, change in technology, government policies, new product developments, old product obsolescence। कितना बड़ा है ये रिस्क आपके लिए? इस रिस्क के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं? और यदि ये रिस्क हो गया तो आपका एक्शन प्लान क्या है इस रिस्क को एड्रेस करने का? ऑडिटर आपको सबसे पहले इस बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। Thereafter you need to estimate its significance, then assess likelihood, decide about the action to address those risks. Entity का risk assessment process provides a basis for how management determines the risk to be managed. और यदि एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इफेक्टिव है, एग्जिस्ट करता है, देन क्या ये ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? तो एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस forms the basis for how management determines risk to be managed. If the process is appropriate, it assists the auditor in assessing ROM. Risk can arise or change due to new technology, new business model, product, activity, change in operating environment, etc. अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया है, एंड दैट इज जुलाई 24 के मॉक टेस्ट पेपर में आया है इसके ऊपर क्वेश्चन। While conducting the audit of Zina Limited, E is trying to obtain understanding of different component of internal control. तो आपको माइंड में जाना चाहिए सर कितने कंपोनेंट होते हैं इंटरनल कंट्रोल के? सर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, नंबर 2 एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नंबर 3 आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम,
नंबर 4 आएगा कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट एंड नंबर 5 आ जाएगा मॉनिटरिंग। Such an understanding is necessary and required to be documented in accordance with standard on auditing. कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इसकी अंडरस्टैंडिंग और डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है? ऐसे 315। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाउ ही शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर को क्या करना है? Auditor is required to obtain understanding as to identify the business risk relevant to financial reporting process। क्या मैनेजमेंट का अपना कोई प्रोसेस है for such identification? Estimating the significance, assessing likelihood of their occurrence, deciding about the action to address those risks. How this understanding is important for the auditor? यदि एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एग्जिस्ट करता है देन इट फॉर्म द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेज्ड, और यदि ये प्रोसेस एप्रोप्रिएट है इट वुड असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जो 5 कंपोनेंट हैं इंटरनल कंट्रोल के, पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरे नंबर पर चलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी? इंफॉर्मेशन सिस्टम की। The system जिसके थ्रू transactions are being initiated, recorded, processed, including related business processes relevant to financial reporting। तो इनमें कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं? Classes of the transaction in entity operation that are significant to financial statement. The procedures by which the transactions are being initiated, recorded, processed, correct as necessary, transferred to general ledger and reported in financial statement. Related accounting records supporting information and specific accounts in the financial statement that are used to initiate, record, process and report the transaction. How the information system captures the events and conditions that are significant to financial statement and requires recording in books of account. Financial reporting process 2, that is used by the entity to prepare financial statement. What are the controls that are prevailing over the journal entries? So auditor आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी? इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम की, उसके साथ साथ रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस की दैट आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंक्लूडिंग नंबर 1 classes of the transaction in entity operation that are significant to the financial statement. Number 2 procedures by which transactions are initiated, recorded, processed, corrected. Related accounting records supporting information and specific accounts in the financial state. How the information system captures events and conditions that are significant to financial statement. Controls surrounding the journal entries. Financial reporting process that is used to prepare the entity financial statements. So, जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का, वो क्या कहता है? ऑडिटर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी? इंफॉर्मेशन सिस्टम की, रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस की, रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस की दैट आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एरियाज।
सो तीसरे एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके बारे में ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू प्रोसेस्ड हो रही हैं, प्रोसीजर्स बाय विच द ट्रांजैक्शंस आर बीन इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके ऊपर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये एलिमेंट्स में से भी 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू द ऑडिट। कंट्रोल एक्टिविटीज जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, जैसे ऑथोराइजेशन, transactions are being carried out with the management authorization. SOD, segregation of duties. No single person should be authorized to carry out the transaction from beginning to its end. Physical control, controls over the physical security of the assets. Performance review, actual performance is to be compared with the budgeted figures. Information processing, controls over the various aspects related with the information processing, like to check the arithmetical accuracy of the records. So auditor आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है अबाउट द कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू द ऑडिट which are considered necessary to assess the risk of material misstatement. Control activities है क्या? These are the policies and the procedures that help ensure that management directives are being carried out. Or examples: authorization, segregation, physical control, performance reviews, and information processing. Now, पांचवा और लास्ट कंपोनेंट क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। जो कंट्रोल्स के प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स डिजाइन किए गए हैं, इनकी रेगुलर बेसिस पर, ऑन गोइंग बेसिस पर मॉनिटरिंग कराई जाए। आपको ध्यान होगा तो SQC 1 में हमने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की मॉनिटरिंग पढ़ी थी और उसमें 2 एस्पेक्ट आते थे। एक तो होता है ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर इवैल्यूएशन करवाया जाए, और दूसरा था पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ सर्टेन एंगेजमेंट्स दैट आर ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लीटेड एंगेजमेंट। उसी तरह से जो इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज हैं, उनका भी आप एक ऑन गोइंग इवैल्यूएशन करवा सकते हैं या फिर स्पेसिफिक इवैल्यूएशन भी करवाया जा सकता है। वेदर कि जो इंटरनल कंट्रोल को की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, इंप्लीमेंट करवाए गए हैं, क्या वो प्रोसेसेस, क्या वो पॉलिसीज दे आर इफेक्टिव एनफ टू अचीव द एंटिटी ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव? रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, efficient and effective operation, compliance of applicable law and regulation। तो जो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, इंप्लीमेंट कराए गए हैं, क्या वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे? दैट इज मॉनिटरिंग। ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर एक्टिविटीज that entity used to monitor the internal control over the financial reporting. Monitoring is a process to assess effectiveness of internal control performance over the time. It involves assessing effectiveness of control on a timely basis and taking necessary corrective action wherever required. Monitoring may be accomplished by the management through the ongoing activities and separate evaluation.
ongoing activities, they are built into normal recurring activities of an entity and include regular management and supervisory activities, जो normal रूटीन एक्टिविटीज के साथ ही आप चीजों को चेक कर रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आ सकता है इंटरनल इवैल्यूएशन बाय द मैनेजमेंट। Monitoring activities may also include using the information from the communication from external parties, जैसे customer complaint, regulatory authorities के comments that may indicate those areas where improvements are required। तो हम खुद अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक, अपने एम्प्लॉइज की अटेंडेंस टाइम को, एम्प्लॉइज की पेमेंट्स को, रॉ मटेरियल कंजप्शंस को मैनेजमेंट खुद अपने प्रोसेसेस के थ्रू रेगुलेट कर सकती है ऑन गोइंग इवैल्यूएशन के ऊपर। सो 5 कंपोनेंट है हमारे इंटरनल कंट्रोल के। पहला कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ वन कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट एंड फिफ्थ वन मॉनिटरिंग। अच्छा, इसके ऊपर मैं अब आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं, सितंबर 24 के एग्जाम में आया है, 4 मार्क्स का। CA अमित ऑडिटर है LMN लिमिटेड के। While conducting the audit, he wanted to analyze the different components of the internal control, identify and explain। क्वेश्चन को आप समझना सीखिए, अंडरस्टैंड करना सीखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना सीखिए। क्वेश्चन ने कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन which component of internal control he is trying to understand in the following 2 cases। तो मुझे पता होना चाहिए कि सर 5 कंपोनेंट होते हैं। ओके, कौन कौन से? कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट एंड मॉनिटरिंग। Whether controls in LMN Limited, they are operating as intended and modified as appropriate for changes in condition। क्या कंट्रोल्स एज पर द मैनेजमेंट इंटेंशन ऑपरेट हो रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है? ये तो क्लियरली मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग, आप इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर कर रहे हैं टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द टाइम, वेदर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन ऑथोराइजिंग इट। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात आ गई। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किसका एग्जाम्पल है? कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई कर लिया मैंने मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल को एंड कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट को। देयर आफ्टर एक्सप्लेन। 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। 1 नंबर मॉनिटरिंग की एक्सप्लेनेशन का होगा और 1 नंबर कंट्रोल एक्टिविटीज की एक्सप्लेनेशन का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स हो गए अब हमारे। तो पहले हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, फिर उसकी लिमिटेशन, 5 कंपोनेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल में अब बचा क्या? छोटे छोटे से थियोरेटिकल टॉपिक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट टू ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट, क्या एक कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं? मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, applicable legal and regulatory requirements,
circumstances and applicable components, nature and complexity of the system that are the part of entity internal control, whether and how a specific control individually or combination with others prevent or detect and correct the material misstatement. Learn any four. Any four. Materiality, size of the entity, nature of entity business, diversity and complexity of entity operation, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इतने भी बहुत है, बहुत है। पढ़ना पूरा है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं से फ्रेम हो जाएगा, बट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं हमारे 70 मार्क्स के, उसके लिए हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर के काम करना है। उतने ही पॉइंट याद करें जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितने मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो अभी तो सितंबर 24 में, मई 24 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो मैक्सिमम 4 पॉइंट चाहिए मुझे तो। सो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेलिवेंट हैं ऑडिटर्स जजमेंट के लिए अबाउट क्या एक इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट होगा या नहीं होगा। तो एक पॉइंट आ गया मटेरियलिटी, एक पॉइंट आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, size of the entity, nature of entity business, diversity and complexity of the entity operation and applicable legal and regulatory requirement। 6 पॉइंट हो गए, बहुत है। कंट्रोल ओवर द सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, स्पेसिफिकली 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनल कंट्रोल ओवर द सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स implies control against unauthorized acquisition, use or disposition। So internal control over safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use or disposition of assets include the control relating to financial reporting and business operation objective। और एज ए ऑडिटर मेरा कंसर्न क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बिजनेस ऑपरेशन मेरा कंसर्न एरिया नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल की जगह 25 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज किया, 50 करो, मेरा क्या जा रहा है। बस बुक्स में जो अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, जितना यूज कर रहे हो उसकी कर दो। तो एज ए ऑडिटर मैं प्राइमरीली कंसर्न्ड हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। ऑडिटर्स कंसीडरेशन ऑफ सच कंट्रोल इज जनरली लिमिटेड टू दोज दैट आर रेलिवेंट टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट सेफ गार्डिंग के कंट्रोल दैट आर रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, they are generally not relevant to financial statement audit। तो internal control over safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use or disposition may include the control relating to financial reporting and operation objective। Controls that are relevant to the financial reporting objectives are generally for the consideration by the auditor। However, controls that are relating to operation objective are generally not relevant to the audit of financial statements। So this is about the topic internal control, और जो इसके नए क्वेश्चंस भी थे 2, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब इसमें आगे टॉपिक आते हैं हमारे evaluation of internal control system, testing of internal control system, manual and automated elements in internal control, internal financial control। यहां तक अब हमारे इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक्स हो हैं।
तो इन्हें रिवाइज करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरनल कंट्रोल का, और ब्रेक से पहले वाले सेशन में हम लोगों ने रिवाइज किया इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, लिमिटेशंस को, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल कंट्रोल से ही रिलेटेड है कि इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन, उसके लिए ऑडिटर क्या मेथड्स अप्लाई करेगा, इवैल्यूएशन के बेनिफिट्स क्या होंगे, इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल एलिमेंट्स, ऑटोमेटेड एलिमेंट्स क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, एंड दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन। इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन के बेसिस पर ऑडिटर विल बी एबल टू फाइंड आउट कौन से एरिया हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, जहां पर वीक इंटरनल कंट्रोल है। जिन एरियाज में स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है वहां पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लेस एक्सटेंसिवली परफॉर्म किए जा सकते हैं। जिन एरियाज में वीक इंटरनल कंट्रोल है वहां पर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि इंटरनल कंट्रोल में कहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्या इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी को इंश्योर कर पा रहा है? क्या इंटरनल कंट्रोल लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंसेस को इंश्योर कर पा रहा है? क्या इंटरनल कंट्रोल असेट्स को सेफगार्ड कर पा रहा है फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन? तो जो इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को आप इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन के थ्रू बेनिफिट्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो बड़ा जनरलाइज टॉपिक है, लर्न एनी 4 पॉइंट। सारे पॉइंट्स को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी 4 पॉइंट, हां कवरेज पूरी करनी है एमसीक्यू पर्पस के लिए। Review of internal control will enable the auditor to know, first one, whether errors and fraud they are likely to be located in the ordinary course of operations of business। यदि इंटरनल कंट्रोल वीक है तो एरर एंड फ्रॉड के अक्कर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, whether adequate internal control system is in use and operating as planned by the management। तो इंटरनल कंट्रोल की एडिक्वेसी और एग्जिस्टेंस के बारे में ऑडिटर को नॉलेज होती है। क्या एक इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है? Whether any administrative control has a bearing on his work, जिसके बेसिस पर ऑडिटर को अपने काम को ज्यादा या कम करना पड़े? क्या कंट्रोल्स एडिक्वेटली असेट्स को सेफगार्ड कर पा रहे हैं? हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इन सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न? हाउ रिलायबल the report, records and certificates to the management can be? Extent and depth of the examination that needs to be carried out in different area, that is extent of substantive procedures. What would be the appropriate audit technique and audit procedures in the given circumstances? Areas where control is weak and where it is excessive. Whether some worthwhile suggestions can be given to improve the control system। तो इसमें 4-5 पॉइंट, एक पॉइंट आपको याद करना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन विल असिस्ट द ऑडिटर टू नो
whether error and fraud are likely to be located in the ordinary course of operation of business. दूसरा पॉइंट, आपको अपने प्रोसीजर्स की एक्सटेंट का जरूर याद करना चाहिए. Evaluation of internal control help the auditor to determine the extent and depth of examination that needs to be carried out in different areas of examination. तीसरा, it will help the auditor in deciding about the audit technique and audit procedures to be applied in the circumstances. It will help the auditor to determine whether controls adequately safeguard the assets. तो एक पॉइंट एरर एंड फ्रॉड का, एक पॉइंट सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स का, extent and depth of examination that need to be carried out in different areas of accounting, appropriate audit techniques and procedures to be carried out in given circumstances. ये 5 पॉइंट that will be sufficient enough. एग्जाम में 4 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. मई 24 सितंबर 24 के एग्जाम को देखें तो मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आया है थ्योरेटिकल. और एमसीक्यू के पर्पस के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको लर्निंग की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत होती है. तो दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलो. कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्टडी सब कुछ करना है, लेकिन लर्निंग जहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के चांसेस हैं 4 या 5 पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर्मुलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. क्या इंटरनल कंट्रोल की हेल्प की इवैल्यूएशन से ऑडिटर विल बी एबल टू ड्रॉ हिज ऑडिट प्रोग्राम? ऑफ कोर्स यस. देखो, ऑडिट प्रोग्राम है क्या? डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that comprises of audit procedures and techniques to be carried out by audit assistants in given circumstances. तो प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, ये सब क्या ऑडिट, क्या इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन के बेसिस पर डिटरमिन किए जाएंगे? यदि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो ये प्रोसीजर एंड टेक्निक्स अलग तरीके की होंगी. यदि इंटरनल कंट्रोल वीक है देन ये प्रोसीजर एंड टेक्निक्स अलग तरीके की होंगी. इनका नेचर, इनका एक्सटेंट डेफिनेटली इंक्रीज करेगा ही करेगा. सो ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट हिज एंटायर ऑडिट प्रोग्राम only after he has had a satisfactory understanding of internal control system and their actual operation. तो जब तक आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एक सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू फॉर्मुलेट हिज ऑडिट प्रोग्राम इन इट्स एंटायरिटी. अदरवाइज, विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के बिना यदि आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होगा तभी भी आपको तो पता ही नहीं है इफेक्टिव है, और आप अपने प्रोग्राम को अननेसेसरली हैवी कर देंगे. जिन एरियाज में आपके प्रोसीजर्स डिटेल में परफॉर्म होने चाहिए थे, आपको आइडिया ही नहीं होगा उन चीजों का. Otherwise, it is very likely that audit program may become unnecessarily heavy and object of audit may be altogether lost in the mass of entries and vouchers. तो आप unnecessarily एक heavy audit program को draw कर दोगे without having a satisfactory understanding of internal control system and their actual operation. Extent and nature of audit program is substantially influenced by the internal control system. A proper understanding of the internal control system in its content and working
enable the auditor to decide upon the appropriate audit procedures to be applied in different areas that are to be covered in the audit program. In a situation where internal control are considered weak, auditor might choose auditing procedures or tests that otherwise might not be required. बिल्कुल सही बात है. He might extend certain tests to cover a large number of transactions or other items that he would otherwise examine, and at times he may perform additional tests so as to bring the necessary satisfaction. तो ऑडिट प्रोग्राम की फॉर्मुलेशन डिपेंड कर जाती है एक सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन. एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल यदि एग्जिस्ट करता है और उसके बेसिस पर आप ऑडिट प्रोग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आपका ऑडिट प्रोग्राम अननेसेसरली हैवी नहीं होगा. हाउएवर, इन केस ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिट प्रोग्राम में आप उन प्रोसीजर्स को कवर अप कर सकते हैं जो जनरली अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं करते. तो ऑडिट प्रोग्राम डेफिनेटली हेल्प करता है, इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन डेफिनेटली हेल्प करती है ऑडिटर को इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट प्रोग्राम विद ग्रेटर एक्यूरेसी. कहां पर और कितना प्रोसीजर, टेक्निक्स, एक्सटेंट अप्लाई करनी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की, वो डिपेंड करती है इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के ऊपर. सो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट कर सकता है प्रॉपर तरीके से ओनली आफ्टर ही हैड अ satisfactory understanding of internal control system and its operation. यदि without obtaining understanding of the internal control system, audit program is being formulated, then there are chances कि audit program may become unnecessarily heavy and object of audit may be lost in mass of journal entries and vouchers. Extent and nature of audit program is influenced by the internal control system. Proper understanding of internal control system help the auditor in deciding appropriate audit procedures to be applied in different areas to be covered in audit program. जहां पर इंटरनल कंट्रोल वीक हैं, ऑडिटर माइट चूज ऑडिटिंग प्रोसीजर्स और टेस्ट that otherwise might not be required, और यदि इंटरनल कंट्रोल वीक है, ऑडिटर में एक्सटेंड द टेस्ट टू कवर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और अदर आइटम्स. तो बेस्ड अपॉन दिस एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स का एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है. क्या इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल की एक सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को असिस्ट करेगी इन फॉर्मुलेटिंग अ ऑडिट प्रोग्राम? आंसर इज ऑफ कोर्स यस. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन के 4 मेन मेथड्स हैं. नंबर 1 नैरेटिव रिकॉर्ड, नंबर 2 चेकलिस्ट, नंबर 3 इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर एंड नंबर 4 फ्लो चार्ट. जो सबसे पहला मेथड है नैरेटिव रिकॉर्ड, ये क्या है? दैट इज ए कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज फाउंड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स. तो ऑडिटर अपनी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को एक रिकॉर्ड की फॉर्म में तैयार करता है, जो जो चीजें वो ऑब्जर्व कर रहा है. तो नैरेटिव रिकॉर्ड इज अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर ने फाइंड आउट की है. हाउएवर, actual testing and observation are necessary before such a record can be developed. तो आप इस रिकॉर्ड को बना रहे हैं
तो वही है, ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन पर और टेस्टिंग पर बेस्ड होगा ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड आपको तब बनाने की जरूरत है यदि एंटिटी ने अपना इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी मैनुअल नहीं तैयार कर रखा, जहां पर एक फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता कि ट्रांजैक्शन इस तरीके से रूट होंगी, बिजनेस एक्टिविटीज इस तरीके से कैरिड आउट होंगी, ऑपरेशन विल बी रन इन दिस मैनर। तो wherever a formal control system does not exist, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करेगा और अपनी उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड की फॉर्म में डेवलप करेगा। इट इज रिकमेंडेड इन केसेस वेयर नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज इन ऑपरेशन एंड इज मोर सुटेबल इन केस ऑफ द स्मॉल बिजनेस एंटिटीज। तो नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है? अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। Actual testing and observation is necessary before such record is being developed. It is recommended in case where the no formal system exists and more suited to small business. तो की वर्ड्स क्या आ गए? कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन, नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम, suited to small business. नेक्स्ट, दूसरा है चेकलिस्ट। जिन एरियाज में ऑडिटर को चेकिंग करनी है, ऑडिटर अपनी एक चेकलिस्ट तैयार कर लेता है कि मेरे हिसाब से इन इन एक्टिविटीज का एग्जिस्टेंस करना होना जरूरी है, और ऑडिटर जाकर उन एक्टिविटीज को चेक करता है। जैसे कैश सेल के लिए, वेदर डेली कैश कलेक्शन इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, वेदर द कैश अमाउंट रिसीव्ड is up to rupees 10,000, 20,000 and above that payments are collected only in through the checks or online mode। जो आपको सही लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते वक्त बेस्ड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज की ये एक्टिविटीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो आप उन एक्टिविटीज की एक लिस्ट बना लो, और जब आप ऑडिट करने जाओ उस लिस्ट के हिसाब से चेक कर लो कि ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक लिस्ट तैयार कर ली विच नीड्स टू बी चेक्ड एट द टाइम व्हेन द इंटरनल कंट्रोल इज टू बी इवैल्यूएटेड। सो चेकलिस्ट is a series of instruction or questions which audit staff member must follow or answer. This is an on-job requirement and instructions are framed having regard to the desirable elements of control। जो आपको लगता है ये होने चाहिए, तो मुझे लगता है परचेज सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा चेक नेचर ऑफ परचेज सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड। मुझे लगता है परचेजेस शुड बी मेड ओनली बाय परफॉर्मिंग ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर, कि पहले परचेज की रिक्विजिशन आएगी, फिर टेंडर इनवाइट किए जाएंगे, फिर परचेज ऑर्डर रिलीज होगा। तो परचेज ऑर्डर सीरियल नंबर होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म होना चाहिए। तो जो चीजें आपको लगता है, जो चीजें आप डिजायर्ड कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो आपने उसकी एक लिस्ट बनाई है जो आपका ऑडिटिंग स्टाफ मेंबर जाएगा, चेक करेगा, उनके जवाब लिखेगा। सो व्हाट इज चेकलिस्ट? अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन which member of auditing staff must follow or answer, and it is an on-job requirement and instructions are framed having regard to the desirable elements of control। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन। जैसे आपने चेकलिस्ट तैयार की, चेकलिस्ट के अंदर तो क्या हुआ है कि आपकी टीम जाकर के काम करेगी और वो इसकी डिस्क्रिप्शन को नोट करेगी, वो इसके आंसर्स लेकर के आएंगे। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन का
फ्रेमवर्क तैयार कर दिया, क्वेश्चन सेट कर दिए, जिसके लिए आपने वो क्वेश्चन तैयार करने के बाद क्लाइंट के स्टाफ को पकड़ा दिया, उन्हें जवाब देना है ईदर यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। इट कंप्राइजेस ऑफ comprehensive series of questions regarding internal control. It is most widely used for collecting the information as to existence, operation and effectiveness of the internal control. यदि आपने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर प्रॉपरली ड्राफ्ट किया है, देन इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन कैन बी कंप्लीटेड ईदर इन सेक्शंस और एट वन टाइम। जैसे अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स के सैंपल्स यहां पर दिए हुए हैं। लाइक फिक्स्ड असेट्स, क्या बजट्स अप्रूव कराए जाते हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेदर अथॉरिटी टू इनकर द कैपिटल एक्सपेंडिचर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड ऑफिशियल्स ओनली? Is there proper check to see that amount expended do not exceed the amount authorized? Whether the fixed assets are verified periodically? Is there a written procedure for the physical verification of assets at regular intervals? तो आप ऐसा एक क्वेश्चनियर बनाकर क्लाइंट को दे देते हैं और क्लाइंट का स्टाफ इसका जवाब देता है यस, नो, नॉट एप्लीकेबल में। यदि आंसर आते हैं यस में तो इट इंडिकेट्स अ सेटिस्फैक्टरी इंटरनल कंट्रोल, बट यदि आंसर आते हैं नो में, इट रिक्वायर्स अ रिटन एक्सप्लेनेशन बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल। हाउएवर, यदि आंसर आता है किसी चीज का नॉट एप्लीकेबल में, इसका मतलब ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस आर सो फ्रेम्ड दैट यस इंडिकेट्स अ सेटिस्फैक्टरी पोजीशन एंड नो आंसर सुजेस्ट द वीकनेस। In respect of questions that are not relevant to that particular client's business, not applicable reply is given. Internal control questionnaire is usually issued to the client and client is requested to get it filled by the concerned executives and the employees. If on a perusal of the answer inconsistency noticed, then matter needs to be further discussed with the client management. नंबर 4, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कहां से एक एक्टिविटी शुरू होगी, बीच में कैसे पास होगी और एंड क्या होगा, कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं डिफरेंट एक्टिविटीज पर, कौन से रिकॉर्ड जनरेट किए जाएंगे डिफरेंट एक्टिविटीज पर, कौन से कहां पर वाउचर जनरेट होगा, कहां इनवॉइस जनरेट होगा, वाउचर की कितनी कॉपीज होंगी। तो एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल and is considered to be the most concise way of recording of review of the system. It minimizes narrative explanation and thereby achieves a consideration or presentation that is not possible in any other form. It gives bird eye view of the system and flow of transactions and integration. It is necessary for the auditor to study the significant features of the business carried on by the entity, nature of its activities, and a comprehensive study of the entire process of manufacturing, trading, administration, selling, distribution activities. जो फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत आसानी से इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है। सो ये हमारे 4 मेथड्स हैं of evaluation of internal control system: narrative record, checklist, internal control questionnaire and the flow chart. ICQ and flow chart
ये दो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एज टू द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है टेस्टिंग। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आपने 4 तरीकों से, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर एंड फ्लो चार्ट से। अब क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मुझे बताए गए वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते, अब मुझे उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी की टेस्टिंग करनी है। मतलब नाउ आई नीड टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आल्सो नोन एज द कंप्लायंस प्रोसीजर्स। कंप्लायंस प्रोसीजर्स, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुझे परफॉर्म करने हैं सो एज टू इवैल्यूएट द existence, effectiveness, continuity of the internal control system based upon the information that is collected through the narrative record, checklist, internal control questionnaire and the flow chart. तो इसको हम नाम देते हैं टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आफ्टर assimilating the internal control system, that means after collecting the information related with the internal control system, और वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, आईसीक्यू एंड फ्लो चार्ट के थ्रू, ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन वेदर, दैट मीन्स एग्जिस्टेंस, एंड हाउ फार, that means effectiveness, the same is actually in operation. क्या internal control system whether it is actually in operation, how far, effectiveness. तो अब auditor is required to actually test the internal control system. तो इसके लिए auditor इंस्पेक्ट करता है उन डॉक्यूमेंट्स को that support the transaction. He may conduct inquiries and observation of internal control which leave no audit trail. He may re-perform the procedures or the controls जो ओरिजिनली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट एंटिटी ने बना रखा था। टेस्टिंग ऑफ certain computerized application on overall IT functions. तो ऑडिटर 4 तरह से अपने इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन को करता है। सबसे पहले बात आ गई इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच सपोर्ट अ ट्रांजैक्शन so as to collect audit evidence that internal control have been operated properly. Like हमने इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट पढ़े थे, आपको ध्यान होगा तो 5 कंपोनेंट कौन कौन से थे, कंट्रोल एनवायरमेंट, नंबर 2 एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नंबर 3 एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम, नंबर 4 कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, नंबर 5 मॉनिटरिंग। अच्छा, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट में जैसे ऑथोराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, परफॉर्मेंस रिव्यूज एटसेट्रा। तो all transactions that are executed are properly authorized. ऑथोराइजेशन इंटरनल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो आप
ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कर लो ना। तो पहला पॉइंट ही मेरा ये है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन टू गेन द ऑडिट एविडेंस दैट इंटरनल कंट्रोल हैव ऑपरेटेड effectively, properly. For example, verifying whether a transaction has been authorized or not. तो ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन की इंस्पेक्शन करना। नंबर 2, इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच लीव नो ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल होती है जिससे हमें पता चल जाता है एक ट्रांजैक्शन कब इनिशिएट हुई, किसने इनिशिएट की, किस सिस्टम पर इनिशिएट की, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या था। ट्रेल, पीछा करना। तो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दे आर विद द ऑडिट ट्रेल। और आपने पढ़ा भी होगा कंपनी ऑडिट के अंदर भी, कंपनी ऑडिट के अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्या कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज हैविंग अ फीचर दैट प्रोवाइड्स ऑडिट ट्रेल। और आपने अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा सेक्शन 129 में कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर, देन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी सच दैट इट हैज अ फीचर ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिट ट्रेल। तो ऑडिट ट्रेल एक वो फीचर है जो कहता है कि जो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है कि एक ट्रांजैक्शन किसने ऑथोराइज की, कब इनिशिएट हुई, कब रिकॉर्ड हुई, कब उसमें ऑल्ट्रेशन की गई, वो ऑल्ट्रेशन किस सिस्टम पर हुई, किस समय हुई, उस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, यूजर आईडी क्या है, ऑल्ट्रेशन में क्या चीज चेंज की गई। तो जिन ट्रांजैक्शंस में ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं है, देन you may conduct inquiry who performed this transaction. Example, determining who actually perform each function and not merely who is supposed to perform it. तो एक्चुअल चेक करिए किसने इस फंक्शन को परफॉर्म किया है। रीपरफॉर्मेंस, जो कंट्रोल्स एंटिटी ने डिजाइन कर रखे हैं, इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी रीपरफॉर्म करके देख लो। जैसे बैंक बैलेंसेस की चेकिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आप भी किसी मंथ की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके देखो और जो एंटिटी ने बीआरएस बना रखी है उससे कंपेयर कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा बीआरएस बनाई जाती है या नहीं बनाई जाती। बनाई जाती है तो वो कितनी ठीक होती है या नहीं होती, नहीं है तो कितनी एक्सटेंट तक गलत है। ठीक है ना। Re-performance of procedures or control that were originally performed as part of the entity internal control. For example, reconciliation of bank account to ensure they were correctly performed by the entity. Testing of specified computerized applications on overall IT function. जनरल आईटी कंट्रोल, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, प्रोग्राम चेंज का कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट एक्विजिशन के कंट्रोल्स, उनकी चेकिंग करना। और ये टॉपिक अभी हम नेक्स्ट एंड द लास्ट रिवीजन सेशन में कवर भी करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के टॉपिक के अंदर। तो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफाइड कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन ऑन ओवरऑल आईटी फंक्शंस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है सितंबर 24 के एग्जाम में 4 मार्क्स। CAB, ऑडिटर ऑफ स्टार लिमिटेड, he wanted to ensure that company had correctly reconciled its bank account and wanted to understand whether and how far the control system was operating. तो ऑडिटर इंश्योर करना चाहता है क्या कंपनी ने बैंक अकाउंट्स को करेक्टली रिकंसाइल किया है। What kind of test of control CAB was performing? CAB was performing test of controls. अब इसने तो लिख ही दिया what kind of test of control। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने 4 तरह के कंट्रोल पढ़े। नंबर 1, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। नंबर 2, इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशन। नंबर 3, रीपरफॉर्मेंस। एंड नंबर 4, स्पेसिफाइड आईटी एप्लीकेशंस। तो बैंक रिकंसिलिएशन का एग्जांपल किसका पार्ट बनेगा, रीपरफॉर्मेंस का। What are the other procedures that can be applied for undertaking the test of control? Inspection, inquiry, observation, and examination of specified IT applications या IT controls.
तो प्रोसीजर परफॉर्म टू इंश्योर दैट कंपनी हैज करेक्टली रिकंसाइल्ड इट्स बैंक अकाउंट इज रीपरफॉर्मेंस. Reperformance involves performing the procedures or controls that were originally performed as the part of entity internal control. Other procedures: inspection, inquiries and observation, testing on specific computerized application. तो ये टॉपिक भी हो गया हमारा. आगे बढ़ते हैं. थ्योरेटिकल टॉपिक and seems to be an important one. In my opinion, this is an important topic जो coming exams में पूछा जा सकता है. Manual and automated elements in internal control. Internal control के अंदर manual and automated elements. Manual elements क्या है? जैसे employees आ रहे हैं, employee ऑफिस में उनकी अटेंडेंस लगानी है, एक रजिस्टर बना लिया, उसमें एंट्री करा ली, दैट इज मैनुअल कंट्रोल. मैनुअल कंट्रोल. डेटर, उनका क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है, 2 महीने के बाद इंटरेस्ट लगेगा 12% का. सिस्टम में आपने पैरामीटर डाला हुआ है 2 महीने के बाद 12% इंटरेस्ट, सिस्टम अपने आप इंटरेस्ट लगा देता है 2 महीने के बाद यदि पेमेंट नहीं आती तो. दैट इज व्हाट? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. तो कुछ कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैन्युअली डिजाइन किए जा सकते हैं और कुछ कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होते हैं. आप एटीएम मशीन से एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो एटीएम मशीन में इनबिल्ट कंट्रोल है कि आपके कार्ड के अगेंस्ट कितनी लिमिट अलाउड है, उससे ज्यादा आप निकाल ही नहीं पाएंगे. एक्सेस का कंट्रोल है. विदाउट हैविंग पिन नंबर आप अपने अकाउंट से एटीएम एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो जो सिस्टम के अंदर ही कंट्रोल डाले गए हैं दे आर नोन एज द ऑटोमेटेड कंट्रोल. और दूसरे जो कंट्रोल्स बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट जनरेटेड बाय द सिस्टम हम खुद एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, दे आर नोन एज द मैनुअल कंट्रोल्स. Entity system of internal control contains manual as well as automated element. कितना मैनुअल होगा, कितना ऑटोमेटेड होगा, ये डिपेंड करता है एक्सटेंसिव यूज ऑफ आईटी. जितना ज्यादा आप आईटी को यूज करेंगे उतने ज्यादा आपके कंट्रोल ऑटोमेटेड एलिमेंट्स को कवर करेंगे. जितना आईटी की इन्वॉल्वमेंट कम होगी उतना नेचर ऑफ कंट्रोल्स मैनुअल एलिमेंट्स के होंगे. An entity mix of manual and automated elements vary with the nature and complexity of the entity use of IT. Circumstances in which the manual elements are suitable. Manual elements may be more suitable where judgment and discretions are required, and they are suitable in case of large unusual non-recurring transaction. They are required where circumstances exist in which errors are difficult to define, anticipate or predict. Manual elements are suitable in changing circumstances that require a control response which is outside the scope of existing system. Existing automated control नहीं है उस चीज पर, तो बेसिकली एक नॉन रेकरिंग नेचर के ऊपर बात हो रही है. एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की खुद की इफेक्टिवनेस मेजर कैसे करोगे? वो मैनुअली ही मेजर होगी. इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल. 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर मैनुअल एलिमेंट्स दे आर कंसीडर्ड मोर सुटेबल? पहला पॉइंट, लार्ज अनयूजुअल और नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस. नंबर 2, circumstances where errors are difficult to define, estimate, anticipate or predict. Changing circumstances that require a control response that is
outside the scope of existing automated control and to assess the effectiveness of automated controls. तो देखो, जब आप मैनुअल की बात कर रहे हो, मैनुअल एलिमेंट्स कब ज्यादा सुटेबल होंगे? मैनुअल एलिमेंट्स ये ज्यादा सुटेबल होंगे 4 सिचुएशन में, और 4 में से 2 जिन सिचुएशंस को ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कवर नहीं कर रहा या ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए। तो 2 पॉइंट तो आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल से रिलेटेड हो गए। In the circumstances that require a control response outside the scope of existing automated system या to monitor the effectiveness of the automated control. इसके अलावा पहला पॉइंट अगेन बड़ा सिंपल है, large unusual non recurring transaction या circumstances where errors are difficult to define, predict, anticipate, estimate, etc. Now circumstances जहां पर मैनुअल एलिमेंट्स दे आर लेस सुटेबल, हाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, रेकरिंग ट्रांजैक्शंस है, या जहां पर एरर्स को एंटीसिपेट, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, or in situation where errors that can be anticipated or predicted can be prevented, detected and controlled, corrected by the parameters that are automated. Control activities where specific ways to perform the control can be adequately designed and automated. जैसे एटीएम से लिमिट सेट करना, ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज करना, कैशियर की पावर पर एक लिमिट लगाना। देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जहां पर आप ऑटोमेटेड कंट्रोल्स इनबिल्ट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट आइटम मैनुअल एलिमेंट इज मोर सुटेबल। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर लार्ज नंबर ऑफ रेकरिंग ट्रांजैक्शन अकर, देन मैनुअल एलिमेंट इज लेस सुटेबल। तो लार्ज वॉल्यूम या आप कहे रेकरिंग ट्रांजैक्शन या वो सिचुएशन जहां एरर्स कैन बी एंटीसिपेटेड, एरर्स कैन बी प्रेडिक्टेड, तो उनको ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू प्रिवेंट किया जा सक रहा है, प्रिवेंट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं। तो क्यों मैनुअल एलिमेंट में गए? गो फॉर द ऑटोमेटेड एलिमेंट ना। और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, अब बैंकिंग सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर्स की बात करें, इवन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एंटिटीज की भी बात करें, गवर्नमेंट सर्विसेज की, नंबर ऑफ कंट्रोल्स धीरे धीरे ऑटोमेट होते चले जा रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स इन द इंटरनल कंट्रोल। अब चलते हैं इंटरनल कंट्रोल के नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। फाइनेंशियल एक अलग टॉपिक दिया हुआ है, तो इंटरनल कंट्रोल को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरे नॉन फाइनेंशियल, जिसको आप कह सकते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल्स। एज द ऑडिटर आई एम प्राइमरीली कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स दैट आर बीन अडॉप्टेड बाय द कंपनी to ensure reliability of financial reports, effectiveness and efficiency of operation, compliance of law and regulation, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud. अरे भाई साहब, यही डेफिनेशन तो ऐसे 315 ने भी दी थी, बस उसने ये नहीं लिखा था, बट अदरवाइज ये इन्हीं में कवर होता है। सो ऐसे 315 ने इंटरनल कंट्रोल को कैसे डिफाइन किया था? प्रोसेस that are been designed, implemented, maintained by the management and TCWG and other persons within the entity so that they can obtain a reasonable assurance as to the achievement of entity objectives with regard to, यही बातें तो थी, reliable financial reporting, compliance of law and regulation, safeguarding of assets, efficient and effective business operations। तो वही डेफिनेशन यहां है।
policies and the procedures that are adopted by the company to ensure reliable financial reports, safeguarding of assets, compliance of law and regulation, prevention and detection of fraud, and effective and efficient operations. But इस चीज को कंपनी लॉ ने बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली कवर किया हुआ है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. A number of statutory requirements are being framed with reference to the internal financial controls. Reporting requirement. सबसे पहली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए. लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टर स्टेटमेंट देंगे दैट दे हैव लेड डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल to be followed by the company and such controls are adequate and effectively operated. तो जिम्मेदारी बीओडी पर आ गई कि हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को ले डाउन भी किया है and these controls are adequate and effectively operated. डायरेक्टर अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट देंगे कि हमने अपनी इस जिम्मेदारी को फुलफिल किया है. अब आ गया ऑडिटर. ऑडिटर भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा. ऑडिटर क्या लिखेगा? मैंने डिजाइन किया ना, मैंने इंस्टॉल किया ना, मैंने चेक किया इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वेदर दे आर रनिंग इफेक्टिवली और नॉट. लेकिन ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ एंटिटीज के केस में है. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज adequate internal financial control with reference to the financial statement in place and operating effectiveness. लेकिन ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी टू अ प्राइवेट कंपनी which is a one person company, small company or any private company जिसकी टर्नओवर और है बीच में, ध्यान दीजिएगा. वन पर्सन कंपनी कोई थ्रेशोल्ड चेक नहीं करनी. स्मॉल कंपनी उसकी अपनी थ्रेशोल्ड होती है टर्नओवर की एंड पेड अप कैपिटल की. वन पर्सन और स्मॉल कंपनी के अलावा जो प्राइवेट कंपनीज बची, यदि उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हेन वी यूज द वर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसका मतलब हम पिछले साल की बात कर रहे हैं. इस साल के तो ऑडिटर हम खुद हैं. And having aggregate borrowings from the bank or financial institution or any body corporate at any point of time during the financial year. यहां पर ये कौन सा होगा? फिर ये करंट ईयर. बोरोविंग्स करंट ईयर की देखी जाएगी. मान लीजिए मैं ऑडिटर हूं 24-25 का, तो मैं टर्नओवर देखूंगा किस साल की? फाइनेंशियल ईयर 23-24 की. वर्ड क्या यूज किया गया है? एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड एग्रीगेट बोरोविंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है तो मैं जो बोरोविंग है ये चेक करूंगा 24-25 की. यदि मैं ऑडिटर 24-25 का हूं तो एक इंटरप्रिटेशन तो ये निकलती है, बट कुछ जगह पर कुछ क्वेश्चन में सेम ईयर की इंटरप्रिटेशन भी निकाली गई है और वो है प्रीसीडिंग ईयर. प्रीसीडिंग ईयर की ही टर्नओवर, प्रीसीडिंग ईयर की ही बोरोविंग. अब आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हम क्या करेंगे एग्जाम में? एग्जाम में यदि दोनों सालों का डाटा दे रखा हो, दोनों सालों का, तो टर्नओवर पिछले साल की देखना, बोरोविंग करंट ईयर की देखना. बट हो सकता है क्वेश्चन आपकी दुविधा को ही दूर कर दे, वो डाटा ही एक साल का दे आपको. डाटा ही एक साल का दे रहा है तो ठीक है, एक ही साल पर अप्लाई कर देना. जिस ईयर का डाटा दे उस ईयर की टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होनी चाहिए एंड बोरोविंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेस देन 25 करोड़ होनी चाहिए और दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है. यदि टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई या बोरोविंग किसी भी एक दिन 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई, देन ऑडिटर की रिपोर्टिंग आ जाएगी. ऑडिटर की रिपोर्टिंग आ जाएगी.
तो यदि हम ऑडिटर हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, तो मैं देखूंगा पिछले साल की टर्नओवर क्या 50 करोड़ से कम है और करंट ईयर में बोरोइंग एवरी डे 25 करोड़ से कम है, किसी भी दिन 25 करोड़ या उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, देन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अदरवाइज इट इज माय ड्यूटी टू रिपोर्ट। ऑडिट कमेटी, सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज 7, audit committee shall act in accordance with the term of reference as specified in writing by the board। तो ऑडिट कमेटी वो काम करती है जो बोर्ड ने रिटर्न में उसको बताया है, लेकिन उसमें एक काम बताया जाएगा। क्या? ऑडिट कमेटी आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की इवैल्यूएशन करनी है। तो ठीक है, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी टू इवैल्यूएट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 ये कहता है कंपनी और उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दे आर अबाइड बाय द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड ऑफ एथिक्स बताया गया है, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इस शेड्यूल 4 में बताया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल एंड फंक्शंस में they are required to satisfy themselves on the integrity of the financial information and that financial controls and the systems of the risk management they are robust and defensible। तो ऑडिट कमेटी आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवैल्यूएट करना है। कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यू आर अबाइड बाय द कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल एंड फंक्शंस में आ जाता है दैट independent directors are required to satisfy themselves on the integrity of financial information and that internal financial controls and the system of risk management they are robust and defensible। तो इस तरह से ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के रेफरेंस में किस किस की? कंपनी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ऑडिटर की, ऑडिट कमेटी की। इसके ऊपर मई 14 में शायद क्वेश्चन आया था, मई 14 में। रिस्पॉन्सिबिलिटी regarding IFC for director, independent director and audit committee। 3 नंबर का क्वेश्चन था, तीनों के लिए आपको एक एक पॉइंट कवर अप करना था। तो इसके साथ हमारा इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे आएगा एसए 330 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, और एक छोटा सा टॉपिक आएगा शायद लास्ट में डिजिटल ऑडिट का, डेटा एनालिटिक्स एंड डिजिटल ऑडिट। इनको जो आईटी से रिलेटेड टॉपिक हैं और एसए 330 इसे नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करेंगे और उसके साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अब आपका काम है जिन टॉपिक की लर्निंग आपको बताई है वो टॉपिक लर्न करने हैं और सारे कंटेंट को नोट्स में से रीड करना है, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, राइट। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर करेंगे ओवर और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे फॉर द आईटी रिलेटेड टॉपिक्स। गुड बाय।